हम किसी को माफ़ी वैसे क्यों नहीं दे सकते कि चलो तुमने गलती करी पर मैंने माफ़ किया। इस माफ़ी को माफ़ी क्यों नहीं कहा जा रहा? उसका रीज़न ये है कि ये उस तरह की माफ़ी नहीं है कि रिश्ता थोड़ा बिगड़ा हुआ है तो चलो ये माफ़ी भूल भाल जाएं, इस मामले को ख़त्म करें, इस बात को ज़्यादा बढ़ाएं नहीं, रबड़ की तरह ना खींचें, भूल जाते हैं तो रिश्ता सुधर जाएगा, बात बन जाएगी। ये उस तरह का सॉल्यूशन अपन नहीं ढूंढ रहे, अपन सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं सफरिंग को जड़ से हटाने का। और सफरिंग को जड़ से हटाने के लिए हम ये समझ रहे हैं कि सफरिंग आता ही अनकॉन्शियस गिल्ट से है। अनकॉन्शियस गिल्ट, हमने कुछ गलत किया इसलिए हम सज़ा पा रहे हैं, ये तो है ही नहीं। जैसा कि हमने किसी वीडियो में देखा, अनकॉन्शियस गिल्ट तो साइकोलॉजिकली वो सेपरेशन जो है, हमने जो वो स्टोरी सुनी थी, उस सेपरेशन के परिणाम स्वरूप इंसान में अपने आप आता है। आप कल्पना करें एक छोटे से बच्चे की, और वो बच्चा क्या करता है, किचन में जाता है, सोचता है दोपहर को सब सो रहे हैं, किचन में जाता है, नन्हा सा बच्चा है, कुर्सी, छोटी सी कुर्सी लेके कुर्सी पे चढ़ जाता है, रसोई की पट्टी पे चढ़ जाता है, ऊपर के शेल्फ से बिस्किट का या चॉकलेट का डब्बा निकालता है, और डब्बा निकाल के बिस्किट निकाल ही रहा होता है, इतने में उसकी मम्मी किचन में आ जाती है। माँ का भले ही ध्यान ना जाए बच्चे पर, माँ अपने ख्यालों में खोई है, वो आती है किचन से कुछ लेने करने, वो अपने ख्यालों में खोई है, हो सकता है कि उसका ध्यान भी ना जाए बच्चे पर, और बच्चे को वो कुछ ना कहे तो भी उस बच्चे के मन में इस बात का बोध होगा कि मैंने कुछ गलत किया है। उसी तरीके से अनकॉन्शियस गिल्ट केवल इसलिए है कि हम साइकोलॉजिकली ह्यूमन हैं, और इंसान की साइकोलॉजी में, उसकी मन में, उसके मानसिकता में उस ग्लानि का बोध है, उसके बीज पड़े हुए हैं। हमें ये याद रखना है कि ईश्वर और इंसान में फ़र्क ये है कि ईश्वर गलती नहीं करते, इंसान गलती करता है। गलती करना इंसान की फितरत है और माफ़ी देना ईश्वर की फितरत है। अगर हम इस बात को थोड़ा सा समझें तो केवल इसलिए कि हम ह्यूमन हैं, मानो हमारा मनुष्य होना ही अपने आप में एक गुनाह है। ये एक साइकोलॉजी है, ये एक प्रकार की साइकोलॉजी है। तो ये साइकोलॉजी अलग अलग तरीके से हर इंसान में पाई जाएगी, चाहे उसने कुछ किया हो, चाहे उसने कुछ नहीं किया हो, पर इंसान होना अपने आप में उस अनकॉन्शियस गिल्ट को बुलावा भेजता है। और वापस से करेक्शन का मतलब आप उस अनकॉन्शियस गिल्ट को छोड़ दें, और वो काम करना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि हमने देखा, ईश्वर का एक नज़रिया है अपने संतान के बारे में, यानी मेरे अंदर जो ईश्वर तत्व है उसको मेरे अलावा किसी से मतलब नहीं है। निर्गुण और सगुण के कॉन्सेप्ट में ईश्वर जो निर्गुण है
वो सगुण बनकर यहाँ आए हर इंसान के साथ, हर जीव के साथ। तो उस तत्व को मेरे अलावा किसी से मतलब नहीं है, और इसका ये मतलब है कि वह हमारे उन नेगेटिव्स को, या हमने क्या गलतियां करी या हमने क्या किया, उससे कोई मतलब नहीं है। ईश्वर तत्व सब में एक बराबर होने की वजह से वह तत्व जो हमारे अंदर है वह औरों में तो फर्क देखता नहीं है, औरों में सब में एक एकता पहचानता है। अपन उस लेवल पर आसपास भी नहीं है, पर हमें सबसे बेसिक लेवल पर ये तो करना पड़ेगा कि अपने अंदर जो ये दो शक्तियां हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इनमें तो एक समझौता करना ही पड़ेगा, तभी सफरिंग खत्म होगी। इस चीज को करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जब हमने जन्म लिया और हमने जन्म लेते ही उस अनकॉन्शियस गिल्ट को धारण किया है, कैसे किया है इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो आप यूँ मानकर चलिए कि विरासत में शायद इंसान उसी चीज़ को पाता है। इंसान होने का वह एक कॉस्ट है जो इंसान भुगतता है, और फिर धीरे 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 लाइफ लॉन्ग, क्योंकि उसने अनकॉन्शियस गिल्ट को धारण किया है, उसका नजरिया फॉल्टी हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। उससे बाहर वो सारी गलतियां नजर आएंगी जो एक्चुअली उसके अंदर है। उसके अंदर बहुत बड़ा रूप हो जरूरी नहीं है, छोटा सा बीज है, उस चीज का बीज है। अगर एक परात में आटा लेकर दुनिया भर के मसाले डालकर उन्हें उन सबको गूंद लिया जाए और उनकी लोइयां तोड़ दी जाएं, तो ज्यादा फर्क नहीं होगा। हर लोई, इस लोई में जो है उसमें है, जो उसमें है वो उसमें, जो उसमें है वो उसमें। तो उसी तरह से इंसानी, जिसको हम बुराइयां कहते हैं या जो भी नेगेटिव्स कहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे में है, सिर्फ इसमें है, सिर्फ उसमें है। हमारे पूरे फैमिली ट्री में है, दूसरों के फैमिली ट्रीज में है, और सत्य एक है, झूठ अनेक है, इसलिए नेगेटिव्स अनेक हैं। और इसलिए इंसान, मेरा ईगो आपके ईगो से अलग होगा, आपका ईगो उसके ईगो से अलग होगा, उसका ईगो उसके ईगो से अलग होगा। ईगोज अलग अलग हैं। वो ईगो क्या है और किस बात पर निर्भर करता है। जब हम पैदा होते हैं, क्योंकि हमने अनकॉन्शियस गिल्ट का जामा ओढ़ लिया है, हमारे फैमिली ट्री में जितनी स्थितियां, जितनी परिस्थितियां, जितनी कठिनाइयां, उनसे जुड़ी हुई जितनी फीलिंग्स हैं, जितने थॉट्स हैं, जितनी राय है, जितने फैसले हैं, वो सब ईगो बनकर हमारे पास आ जाएगा। ईगो एक तरह का माइंड सिस्टम है, सोचने का तरीका है, सोच विचार करने का तरीका है। ईगो वह चश्मा है जो हमने अपने फैमिली में जन्म लेने की वजह से उस फैमिली ट्री की सारी बातें उस टोकरे में, जिसको हम ईगो कह रहे हैं, जो एक चश्मा बनकर हमारे आंखों पर चढ़ जाएगा, कानों पर चढ़ जाएगा, हमारे पांचों इंद्रियों पर चढ़ जाएगा, और अब हम दूसरों को
उसी के माध्यम से देखेंगे। एक्चुअली ये है क्योंकि पेन ड्राइव मेटाफर में बाहर तो कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है बाहर। तो हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर का मतलब मैं कौन हूं, मैं इंडिविजुअल के अलावा ढेर सारा इंफॉर्मेशन हूं ना। मैं तो वो पेन ड्राइव, देखिए मैं ईश्वर का तत्व हूं, पर मैं अपने संग यहाँ पर एक पेन ड्राइव लेकर आई हूँ, और मुझे संसार में बहुत सारे कंप्यूटर्स विद स्क्रीन्स नजर आएंगे। प्रकृति ने मुझे जन्म लिया तो वो इंटरनेट कनेक्शन या बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी या वो दे दिया जन्म के पहले सांस के साथ। वो जन्म का पहला सांस इंटरनेट कनेक्शन या बैटरी या जो भी है वो है, जिससे कि कनेक्शन स्थापित हो गया। पर पेन ड्राइव तो मेरा है, पेन ड्राइव मैं नहीं हूं, पर पेन ड्राइव तो मेरा है। वो पेन ड्राइव माइंड है, और उस पेन ड्राइव में जो कचरा है, फाइल्स एंड फोल्डर्स जो जाने हैं, वो ईगो से जन्मे हुए पूरे लाइन में ऊपर से आज दिन तक मेरे बच्चों तक जो भी है, वो है ईगो नाम का वो टोकरा जो मैंने पाया अनकॉन्शियस गिल्ट की वजह से। वो पर्टिकुलर टोकरा जो मेरे खानदान का, मेरे फैमिली ट्री का है, वो मेरे हिस्से में आ गया, और अब मैं बचपन से पैदा होते ही उन्हीं चीज़ों को किसी न किसी तरीके से एक्सपीरियंस करूँगा या करूँगी। और अब मेरी नज़र रंग गई, साफ नज़र नहीं है, रंग गई है, उसमें वो फैमिली ट्री का इंफॉर्मेशन चढ़ गया है। और इसलिए मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखेंगी, मुझे कुछ लोग ऐसे ही मिलेंगे, मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसी ही रहेंगी। तो ये एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हम इस चीज़ को अगले वीडियो में थोड़ी और गहराई से देखकर और फिर समझेंगे कि माफ़ी का एक्चुअल मतलब क्या है, जिसमें कि तुमने गलत किया और मैं उस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ, वो क्यों नहीं चल पाएगा।